हमारा आज का आर्टिकल है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी दो नियम बनाए थे, जिसमें से प्रथम नियम हम लोगों ने पढ़ रखा है और प्रथम नियम के द्वारा हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। फॉर्मूला था W = ZI × T, जहां W विद्युत अपघटनी सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा होती थी, Z विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, I सेल द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और T विद्युत धारा को प्रवाहित करने का समय था कि सेल में विद्युत धारा का प्रवाह कितने समय तक हुआ है, उसे हम T से लिखते थे। आज हमें विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ना है। अच्छा, फैराडे ने अपने द्वितीय नियम को बनाने के लिए तीन अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए उन पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया था। तो मैंने अपने फिगर पर तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बना रखा है। इन तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है जल में घोलकर, और मैंने उसमें सिल्वर की प्लेटों को डुबाया है। आपने पढ़ा भी था जब गैल्वेनिक शेल को हम पढ़ रहे थे कि जिस धातु की प्लेटों को डुबाना है उसी धातु के लवण का जलीय विलयन भी चाहिए। तो मैंने सिल्वर की प्लेटों को डुबाते हुए सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लिया, और मैंने दूसरे सेल पर कॉपर की प्लेटों को डुबाते हुए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और जब मैंने तीसरी प्लेटों को गोल्ड की प्लेटों को डुबाया तो मैंने गोल्ड का क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, और इन तीनों सेलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम क्या होता है? इंड टू इंड कनेक्शन। एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, फिर दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से पहले का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर पहले का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, फिर तीसरे का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो इस इंड टू इंड कनेक्शन को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब श्रेणी क्रम में इन सेलों को समायोजित करते हुए मैंने इन तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेलों को एक बाह्य विभव स्रोत से जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब मैं बैटरी की सहायता से इन तीनों सेलों पर विद्युत धारा का प्रवाह कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा ये भी बना लेते हैं कि AgN3 का सॉल्यूशन दिखा लेते हैं। यहां मैं ज्यादा डैश डैश नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे केमिकल्स भी लिखने होंगे। ऐसा मैंने मान रखा है कि इसके नीचे AgNO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है और ऑरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इन तीनों सॉल्यूशन को भरने के बाद मैं बैटरी को अभी स्विच ऑफ कर रखा था हमने। अब मैं बैटरी से विद्युत धारा के प्रवाह को स्टार्ट करता हूं। तो मुझे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए परिपथ के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए परिपथ हैं, अगर मैं जानकारी को प्राप्त करता हूं तो मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहली बात, अगर कई सारे उपकरण एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो एक सबसे अच्छी बात है कि पहले उपकरण को जितना करंट मिलता है, आप इन सेलों की बात छोड़ दो, अगर आपने 4 बल्ब को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है तो आप एक बल्ब को जितना करंट देते हो वही करंट सभी बल्बों को मिलने वाला है। समांतर क्रम में करंट की अमाउंट घट या बढ़ जाती है अलग अलग उपकरणों के लिए, लेकिन जब कभी भी कई उपकरणों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम की यह खासियत होती है कि जितनी करंट की अमाउंट एक उपकरण को मिलेगी वही करंट की अमाउंट सभी उपकरणों को मिलने वाली है। जैसे अगर मैं मान लूं कि 2 एम्पियर का करंट एक सेल को मिलेगा, करंट का फ्लो हुआ और पहले सेल को 2 एम्पियर का करंट मिला, तो बेटा फिर तीनों सेलों को 2 एम्पियर का ही करंट मिलने वाला है। श्रेणी क्रम की खासियत है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में कभी विद्युत धारा का मार्ग बदलता नहीं, वह विद्युत धारा का मार्ग एक ही रहता है। या ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत धारा बढ़ती नहीं, क्योंकि अगर समांतर क्रम होगा तो समांतर क्रम में करंट I और समांतर क्रम में करंट के लिए 2 अलग अलग पथ हो गए। तो समांतर क्रम में अगर करंट आता और उसे 2 अलग अलग पथ में जाना पड़ता रास्ते पे, तो करंट की कुछ अमाउंट इधर चली जाती, करंट की कुछ अमाउंट इधर चली जाती, और इस प्रकार से इस उपकरण को अलग करंट मिलता, इस उपकरण को अलग करंट मिलता। क्यों? क्योंकि अब यहां से करंट डिवाइड हो गई है। ज्यादा क्षमता वाला ज्यादा करंट ले जाता, कम क्षमता वाला कम करंट ले जाता। लेकिन अगर मैं श्रेणी की बात करता हूं, श्रेणी क्रम में, तो
तो श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण होते हैं वो एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे एक ही वायर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। तो जब भी करंट जाएगा, जितना पहले उपकरण को मिलेगा, अब पहले उपकरण को करंट मिला, इसके बाद करंट बटा तो है नहीं कि करंट कहीं निकल गया, वही करंट दूसरे उपकरण पर जाएगा, वही करंट तीसरे उपकरण पर जाएगा। तो इस दौरान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए उपकरणों पर अगर मैं बात करता हूं तो सभी उपकरणों को समान मात्रा में विद्युत धारा मिलती है। एक उपकरण को जितना करंट मिलेगा उतना ही करंट सभी उपकरणों के लिए मिलेगा। तो मैं एक बात को यहां नोटिस करके रखता हूं कि श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण मिलेंगे आपको, सभी पर धारा की मात्रा कैसी रहेगी, समान रहेगी। मैं इस बात को लिखे लेता हूं कहीं। मुझे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, मुझे ऐसा मिलता है कि श्रेणी क्रम में समस्त उपकरणों को समान धारा मिलती है, समान धारा या समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा मिलती है। ये मेरे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया श्रेणी क्रम के लिए। मैं अगर दूसरे पॉइंट की ओर चलता हूं तो श्रेणी क्रम में एक और खासियत होती है। समांतर क्रम में आपने पढ़ रखा है हर एक उपकरण का, अगर समांतर क्रम में कई सारे उपकरण जुड़े हुए हैं तो हर एक उपकरण में करंट के फ्लो को अलग अलग रोका जा सकता है। समांतर क्रम में आपके यहां घरों में वायरिंग हुई, आपने चाहा जो वो बल्ब जला लिया और जो बल्ब बंद करना चाहा आपने बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके जो बल्ब हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर यही बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो श्रेणी क्रम में एक खासियत और होती है कि अगर आप एक बल्ब को स्विच ऑफ करते तो श्रेणी क्रम में लगे जितने ही उपकरण होते वो सारे के सारे उपकरण उसी समय स्विच ऑफ हो जाते। अर्थात श्रेणी क्रम में अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर एक उपकरण को 2 मिनट तक करंट दे सकता हूं तो फिर उस सीरीज में लगे हुए जितने भी उपकरण होंगे सभी उपकरण को 2 मिनट तक ही करंट मिलेगा। अर्थात मैं ये कहूं अगर कि श्रेणी क्रम में उपस्थित सभी उपकरणों को जो करंट मिलता है वो समान समय तक मिलता है। अगर पहले सेल को 3 मिनट तक करंट मिलता है तो बाकी के 2 सेलों को भी 3 मिनट तक करंट मिलेगा। जैसे मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा, तीनों सेल को एक साथ करंट मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। आपने दिवाली वगैरह पर झालर वगैरह देखी होंगी, इसमें से सीरीज में बनाई जाती हैं और उसका अर्थ क्या रहता है कि आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो पूरी झालर एक साथ जलने लगती है और जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हो पूरी झालर एक साथ बंद हो गई। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में लगे उपकरणों को एक समान समय तक धारा मिली, जब तक मिली सभी को करंट मिला और जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया सभी को करंट मिलना बंद हो गया। अर्थात जितना करंट या जितनी देर तक करंट पहले वाले बल्ब को मिला होगा, लास्ट में लगे हुए बल्ब को उतनी ही देर तक करंट मिला होगा। तो सीरीज में लगे उपकरणों के लिए एक और खासियत है, करंट की जो टाइमिंग है अर्थात करंट मिलने का जो समय है वो सभी के लिए समान रहता है। तो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को लिखे देता हूं कि श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण लगे होते हैं सभी को समान समय तक विद्युत धारा मिलती है। तो मैं यहां लिखे देता हूं श्रेणी क्रम में समस्त उपकरणों को समान समयांतराल तक विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो मेरे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे श्रेणी क्रम के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने आर्टिकल को, मैंने 2 इंपॉर्टेंट नंबर लिख रखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अपने बैटरी के द्वारा इस विद्युत अपघटनी सेलों पर अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। और आप इस बात को जानते हो प्रथम नियम में कि जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, किसी भी सेल का विद्युत अपघटन कराया जाता है
आप जानते हो अगर AgNO3 का सॉल्यूशन आपने लिया होगा तो AgNO3 में Ag प्लस चार्ज और NO3 माइनस चार्ज होगा। रिएक्शन क्या होगी कि जो प्लेट पॉजिटिव है अर्थात इस प्लेट पर प्लस चार्ज भरा हुआ है उस पर निगेटिव चार्ज आयन आकर चिपक जाएगा, और जो प्लेट ऋणावेशित है अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों के दिखता है उस पे Ag पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल चिपक जाएगा। तो जैसे में एक तो ये इस सेल के लिए हो गया, कॉपर सल्फेट के लिए चलते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में दो आयन, कॉपर डबल प्लस SO4 डबल माइनस है, क्योंकि ये कॉपर की पॉजिटिव प्लेट है अर्थात इस पे धनावेश भरा पड़ा है, और ये निगेटिव प्लेट अर्थात इस पर कैसा आवेश भरा पड़ा है, ऋणावेश। मैंने लिख दिया ऊपर ऋणावेश है। अब आप क्या समझे कि कॉपर कहां जाएगा, क्योंकि कॉपर पर प्लस चार्ज है, ये कौन सी प्लेट पे चिपक जाएगा, निगेटिव प्लेट पर चिपक जाएगा। अगर मैं इस पर बात करता हूं तो बेटा यहां और एक क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा है जिसमें Au ट्रिपल प्लस रखता है और Cl माइनस चार्ज रखता है। अब इसमें भी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। इसमें मैं स्वर्ण धातु की बात करता हूं तो सोना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज धनावेश रखता है, ये ऋणावेशित प्लेट पे चिपक जाएगा। कुल मिला के मैंने तीनों सेलों पर अगर अभिक्रिया देखूं विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर, मैं ये देखता हूं सिल्वर इसकी ऋणावेशित प्लेट पर चिपक रहा है, कॉपर अपनी ऋणावेशित प्लेट पर चिपक रहा है, और Au अपनी ऋणावेशित प्लेट पर चिपक रहा है। तीनों प्रकार के मेटल अपनी अपनी ऋणावेशित प्लेट पर क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर सिल्वर कितनी अमाउंट में यहां चिपक गया होगा, क्योंकि हमें अगर समान करंट तीनों को दें, तीनों को विद्युत धारा समान मात्रा में दें, समान समय तक दें, तो मुझे चेक करना है क्या जितना मात्रा में सिल्वर यहां चिपका हुआ है क्या उतनी ही मात्रा में कॉपर यहां चिपकेगा और क्या उतनी ही मात्रा में गोल्ड यहां चिपकेगा। तो फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को चेक किया, और इस बात को चेक करने के बाद उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया, मैं उसे ही लिखे देता हूं। उन्होंने बताया W प्रोपोर्शनल टू E। अब W क्या है, W है विद्युत अपघटन के दौरान, जब आपने करंट का फ्लो कराया था उस दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा। यह मात्रा सिल्वर के लिए भी W लिखेंगे हम लोग कॉपर के लिए भी W लिखेंगे। कॉपर अगर 10 ग्राम जम गया तो कॉपर के लिए W की वैल्यू 10 ग्राम। अब मैं गोल्ड को भी चेक करूंगा, अगर गोल्ड 3 ग्राम जम गया तो कॉपर के गोल्ड के लिए W की वैल्यू 3 ग्राम। तो उन्होंने बताया W क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा। प्रोपोर्शनल टू E का मतलब है उस धातु का तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार का मतलब है अगर आपको सिल्वर के लिए पता करना है तो सिल्वर का तुल्यांकी भार, अगर आपको कॉपर के लिए पता करना है तो कॉपर का तुल्यांकी भार, अगर आपको गोल्ड के लिए तैयार करना है तो आपको गोल्ड का तुल्यांकी भार ले लेना चाहिए। तो उन्होंने इस नियम को बताया, मैं पहले इस नियम को लिखे देता हूं। देखो, यदि कई, फैराडे का नियम पहले मैं लिखता हूं, यदि कई विद्युत अपघटनी शिलों को, यदि कई विद्युत अपघटनी शिलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, और उन पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, और उन पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, तो विद्युत अपघटनी सेलों, विद्युत अपघटनी सेलों के इलेक्ट्रोडों
सेलों के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की मात्रा, मुक्त का मतलब जमा हुई धातु की मात्रा, मुक्त हुई धातु की मात्रा, मुक्त हुई धातु की मात्रा को मैं कैसे लिखे लेता हूं, W से। मुक्त हुई धातु की मात्रा उस धातु के तुल्यांकी भार, उस धातु के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार को मैं कैपिटल से इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, इसलिए मैंने ई से लिख रखा है। तो ये हमें फैराडे ने अपने नियम में बताया कि अगर आपके पास कई विद्युत अपघटनीय सेल है और आप इन सभी सेलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो ये विद्युत अपघटनीय सेल हैं, इनके इलेक्ट्रोडों पर जो भी धातु जमा होगी उन धातुओं के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अर्थात मैं अगर इसको गणितीय रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं धातु की मात्रा प्रोपोर्शनल टू धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार। धातु की मात्रा को अगर W से लिखा जाए तो मैं W लिख देता हूं धातु की मात्रा में, और तुल्यांकी भार को कैसे लिखा जाए, E। तो एक फॉर्मूला मेरे पास बन के आता है W प्रोपोर्शनल टू E। अगर मैं W प्रोपोर्शनल टू E को इन डिफरेंट टाइप के सेलों के लिए यूज करूं, अगर मैं पहले सेल के लिए यूज करता हूं तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले सेल के लिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि पहले भी सेल में कुछ धातु की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा हुई होगी, दूसरे सेल पर कॉपर की मात्रा कुछ इलेक्ट्रोड पर जमा हुई होगी, और तीसरे सेल में गोल्ड की कुछ मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा हुई होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अलग अलग सेलों में उपस्थित इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्रा को मान लेता हूं। क्या मानता हूं, देखो मैं सबसे पहले मैं मानता हूं माना प्रथम सेल में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा, मुक्त हुई धातु की मात्रा, हुई धातु की मात्रा W1। मैंने ऐसा मान लिया कि जो पहले इलेक्ट्रोड पर धातु मुक्त हुई है, अर्थात सिल्वर जब इलेक्ट्रोड पर चिपका है तो चिपके हुए सिल्वर की मात्रा W1 है। तो पहले इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा W1 तथा धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार E1 है। अगर मैं धातु के तुल्यांकी भार को E1 मानता हूं तो फैराडे का मैं नियम चेक करता हूं तो फैराडे का नियम था W प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि अब W की जगह पर W1 धातु की मात्रा, तुल्यांकी भार E की जगह पर क्या है, E1। तो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करता हूं तो फॉर्मूला बनने वाला है W1 प्रोपोर्शनल टू E1। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। मैं इसे इक्वेशन सेकंड बना देता हूं। लेकिन ये तो मैंने अभी प्रथम सेल के लिए लगाया है, मैं ये भी तो चेक करूं कि प्रथम सेल में तो जो धातु की अमाउंट जम रही है वो तो ठीक है, सेकंड वाले सेल में, दूसरे वाले सेल में धातु कितनी मात्रा में जमेगी या किस प्रकार से उसमें चेंज होगा, तो मुझे दूसरे सेल के लिए भी लिखना चाहिए। तो दूसरे सेल को लिखने के लिए मैं यहां नीचे लिखता हूं तथा द्वितीय सेल में, तथा द्वितीय सेल में इलेक्ट्रोड पर जमा हुई
धातु की मात्रा W2, मैंने दूसरे वाले सेल पर जमा हुई धातु की मात्रा को क्या मान लिया है? W2, और उसके तुल्यांकी भार को मैं माने लेता हूं E2, तथा धातु का तुल्यांकी भार E2 है। अगर मैं धातु के तुल्यांकी भार को E2 मानता हूं तो मेरे लिए तब फॉर्मूला हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल टू E2। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना चाहिए? इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 से मुझे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा लेना चाहिए, इसकी जगह पे कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आगे सॉल्व करने के लिए मैं फैराडे के नियम को मिटा देता हूं। अगर फैराडे के नियम को मिटाते हैं तो देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं लेके चलता हूं तो W1 प्रोपोर्शनल टू E1 था, मैंने W1 लिखा, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के मैंने एक क्या ऐड कर दिया? कांस्टेंट, साथ में क्या लिखा हुआ है? E1। अब अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूं W2 के फेस में, तो W2 के फेस में बाय इक्वेशन 2, और मैं इक्वेशन 3 को मैं लेके चलता हूं तो W2 इज इक्वल टू, मैं इसमें भी कांस्टेंट ऐड कर देता हूं KE2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं अगर इन दोनों इक्वेशंस को, तो मुझे अगर कांस्टेंट को हटाना मैं क्या कर दूंगा? एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। अगर मैं इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन 3, अगर मैं सेकेंड से इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देता हूं, आसान से नहीं, बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को डिवाइड किया जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड किया जाएगा, तो यहां डिवाइड होगा तो W1 अपॉन W2। अगर मैं उधर डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा? E1 अपॉन E2। तो ये मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया, W1 अपॉन W2, E1 अपॉन E2। K क्या हुआ? K को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, इसलिए मैंने K को नहीं लिखा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को हिंदी में लिखना चाहूं, ये W1 क्या है, W2 क्या है, तो बड़ी आसान सी चीज है। मैं W1 क्या है? पहले इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा। तो आप चेक करो पहले इलेक्ट्रोड पर क्या जमा हो रहा है? सिल्वर। तो मैं फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं? सिल्वर की मात्रा बटे W2 का मतलब मैंने बताया दूसरे सेल के इलेक्ट्रोड पर जमा धातु की मात्रा। दूसरे सेल पे के इलेक्ट्रोड पर कौन जमा हो रहा है? कॉपर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कॉपर की मात्रा इज इक्वल टू, अगर आगे मैं चलता हूं तो आगे लिखा है E1। E1 क्या है? W1 था Ag की मात्रा, तो E1 आपने लिखा था, E1 है जो धातु W1 मात्रा में जमा हुई है, उसी धातु का तुल्यांकी भार। क्योंकि मैंने W1 को बताया कि यह सिल्वर की मात्रा थी, तो E1 सिल्वर का तुल्यांकी भार है। तो मैं आगे लिख दूंगा Ag का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर की मात्रा है अगर W2, तो E2 कॉपर का तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार आप ऐसे भी लिख सकते हो। तुल्यांकी भार, तो ये एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। सेम चीज है अगर मैं दो सेलों की बात करता, मैंने सिल्वर और कॉपर के लिए बात की है तो मैंने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। अगर मैं कॉपर और गोल्ड के लिए फॉर्मूला बनाता, बिल्कुल आसान सा, कॉपर की मात्रा बटे गोल्ड की मात्रा बराबर के उधर क्या लिखता? कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन गोल्ड का तुल्यांकी भार। मैं इनमें से किन्हीं दो सेलों के लिए सॉल्व करता, मैं उसका फॉर्मूला इसी हिसाब से बना लेता। अब मैं क्या करूंगा कि मैं फॉर्मूले में
थोड़ी सी वैल्यू रख दूंगा। कैसी वैल्यू रखी जाएगी? मैंने पिछले रूल पर फैराडे के प्रथम नियम से मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली। फैराडे के प्रथम नियम से बेटा आपको याद होगा फैराडे का प्रथम नियम था W इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। अगर मैं W की जगह पे ये फॉर्मूला स्टार्ट करूं रखना, तो W के लिए फॉर्मूला रखने पर मैं चेक करूंगा कि किस प्रकार का नया सूत्र बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला W इज इक्वल टू जेड आई टी। अगर W का फॉर्मूला जेड आई इंटू टी होता है तो W1 के फॉर्मूले को मैं लिख दूंगा Z1 I1 T1, क्योंकि पदार्थ की मात्रा जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, विद्युत धारा पर और समय पर। तो मैंने W1 की जगह पे Z1 I1 T1 लिख दिया है और W2 की जगह पर लिखना होगा तो Z2 I2 और T2 लिख दूंगा इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो मैंने देखो 2 नंबर लिख रखे थे, और सॉल्व करने से पहले मैं इसके दोनों नंबर पढ़ के सुना देता हूं। आपने लिखा था इस बात को, अगर श्रेणी क्रम में आपने कई उपकरणों को जोड़ रखा है तो सभी उपकरणों को समान विद्युत धारा मिलती है। अर्थात अगर आपने पहली वाली धातु के लिए धारा की मान 1 एम्पियर है तो दूसरी वाली धातु के लिए I2 का मान भी कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारा की अमाउंट बराबर होती है, अर्थात जितनी धारा पहले वाले सेल को मिली होगी उतनी ही धारा दूसरे वाले सेल को मिली होगी। और श्रेणी क्रम में एक खासियत थी कि श्रेणी क्रम में जितने भी उपकरण जुड़े होते हैं सभी उपकरणों को समान समांतराल तक करंट मिलता है। समान समांतराल का मतलब है इसको अगर T1 समय तक मिला है, इसको T2 समय तक मिला है, अगर दोनों श्रेणी क्रम में है तो फिर T1 समय और T2 समय आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो मैंने लिख दिया T1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि मेरे लिए जो दोनों सेल जुड़े हुए थे ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में इसका मतलब दोनों सेलों के लिए विद्युत धारा का मान भी आपस में बराबर है, और दोनों सेलों के लिए विद्युत धारा कितने समय तक दी गई है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने का टाइम भी दोनों के लिए आपस में बराबर होगा। अगर मैं दोनों को आपस में बराबर मानता हूं तो I1 I2 को कैंसिल कर देगा, क्यों? दोनों सेम है। अगर आप I1 की जगह I2 लिख भी देते हो, मैं लिखे देता हूं। मैंने Z1 लिखा, I1 की वैल्यू किसके इक्वल है? I2। T1 की वैल्यू किसके इक्वल है? T2। फिर नीचे Z2 I2 T2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। I2 T2 को कैंसिल कर देगा, फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा? फॉर्मूला बनेगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा करूं, देखिए आपको एक चीज याद होगी, अभी 2 मिनट पहले इस फॉर्मूले पे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था W प्रोपोर्शनल टू E। मेरे पास W प्रोपोर्शनल टू E था, और उस W प्रोपोर्शनल टू E की मदद से मैंने एक फॉर्मूला जनरेट किया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। मैंने W प्रोपोर्शनल E के फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला जनरेट किया। अब तकरीबन जैसा ये फॉर्मूला लिखा है सेम टाइप का ये फॉर्मूला लिखा है। तकरीबन देखिए, अगर मैं W प्रोपोर्शनल E की इंफॉर्मेशन मिलने से ये फॉर्मूला बना सकता हूं, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन अगर उसी टाइप की मिल रही है तो मैं इसका जस्ट विपरीत प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला भी बना सकता हूं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? मैं E1 अपॉन E2 को पहले लिखे लेता हूं इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का। तो सेम अगर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करा, अगर W प्रोपोर्शनल टू E से W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2 के फॉर्मूले को क्रिएट किया जा सकता है, तो सेम उसी प्रकार से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 के फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है। अगर मैं इससे प्रोपोर्शनल वाला जनरेट फॉर्मूला करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस हिसाब से मुझे E1 मिलता है सामने, और सामने Z1 मिलता है, इसलिए E1 प्रोपोर्शनल E प्रोपोर्शनल टू Z। भाई W प्रोपोर्शनल टू E था
तो W1 के सामने E1, W2 के सामने E2। सेम चीज है, E1 के सामने Z1 और E2 के सामने Z2, तो उस हिसाब से E प्रोपोर्शनल टू Z। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट लगा देना होगा। मैंने कांस्टेंट लगा दिया है F, E इज इक्वल टू F इंटू Z। आप F को पढ़ चुके हैं, मैं यहां लिखे देता हूं कि F है क्या। तो एक फॉर्मूला मुझे बनकर तैयार मिल गया, E इज इक्वल टू FZ, जहां F एक स्थिरांक है जिसे फैराडे नियतांक के नाम से जाना जाता है। फैराडे नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो हमने F को एक कांस्टेंट बताया और कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक। आपने इसकी वैल्यू पहले भी पता है, 96,500 कूलाम प्रति मोल लगभग होती है। या अगर मैं फैराडे नियतांक को डिफाइन करना चाहूं, बताना चाहूं, तो फैराडे नियतांक को कैसे बताया जा सकता है। मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू F इंटू Z। अगर मैं F को अलग करना चाहूं तो मेरे लिए एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, E अपॉन Z। फिर से एक बार दोबारा, E इज इक्वल टू FZ था, मैंने F को एक तरफ किया, Z को दूसरी ओर भेजा, डिवाइड में चला गया। अब मुझे F की वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ E अपॉन Z। तो मैं इसको आसानी से बता सकता हूं कि फैराडे नियतांक किसके बराबर होते हैं। फैराडे नियतांक का मान विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित धातु के तुल्यांकी भार और उस विद्युत अपघट्य के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है। फिर एक बार दोबारा से, E क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित धातु का तुल्यांकी भार, विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित धातु का तुल्यांकी भार या मुक्त हुई धातु का तुल्यांकी भार, और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो रेशियो फैराडे कांस्टेंट के कैसा होता है, इक्वल। तो अगर मैं फैराडे कांस्टेंट के विषय में जानकारी देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, फैराडे नियतांक का मान, फैराडे नियतांक का मान किसी विद्युत अपघटनी सेल, किसी विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित धातु के तुल्यांकी भार और विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अपघट्य पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। तो बेटा ये हो गया विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम। हमने विद्युत अपघटन के फैराडे के द्वितीय नियम को पढ़ रखा है। मुझे उम्मीद है आपको विद्युत अपघटन के फैराडे के द्वितीय नियम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, परेशानी अगर हो भी सकती है तो थोड़ा आप ऐसा सोच सकते हैं तुल्यांकी भार के विषय में कि
सर जी तुल्यांकी भार क्या होता है या इसको कैसे पता करते हैं? तो बेटा मैं धातुओं के तुल्यांकी भार को आसानी से बता देता हूं कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी धातु का अगर तुल्यांकी भार पूछेगा, धातु का अगर तुल्यांकी भार पूछ लेता है तो बेटा धातु का तुल्यांकी भार बताना बड़ा आसान है। धातु का परमाणु भार बटे धातु की संयोजकता, यह फॉर्मूला होता है किसी भी मेटल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए। जैसे मैं क्या सोचता हूं, मुझे एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार अगर चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कैसे निकालूंगा? क्योंकि तुल्यांकी भार अणुभार निकाला या परमाणु भार निकालना तो हम जानते रहे, तुल्यांकी भार को चेक करें। जैसे मुझे एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार चाहिए तो सबसे मुझे पहले एल्यूमिनियम का क्या लिखना होगा? परमाणु भार। मैं जानता हूं एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27। अब बात आती है कि एल्यूमिनियम में नीचे लिखना है धातु की संयोजकता। एल्यूमिनियम पर आपने देखा होगा ट्रिपल प्लस चार्ज होता है। अगर एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 सॉरी, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, तुल्यांकी भार कितना आने वाला है? 9। आपने 3 से 27 को डिवाइड कर दिया, तुल्यांकी भार को निकाल लिया। तुल्यांकी भार का एक सामान्य सा फॉर्मूला धातु का परमाणु भार अपॉन धातु की संयोजकता। तो इस प्रकार से आप धातु के तुल्यांकी भार को भी ज्ञात कर सकते हो। तो बेटा आज हमारा हो गया आर्टिकल में फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ना है कि अपने यहां डिफरेंट टाइप के व्यापारिक सेल आते हैं। व्यापारिक सेल अर्थात जो व्यापार के दौरान खरीदे या बेचे जाते हैं। तो मैं उन व्यापारिक सेलों के विषय में पढ़ूंगा जिसमें से लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल और ड्राई सेल, इस प्रकार के कुछ सेल हैं। तो बेटा हम अपना लेक्चर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।